सो स्टूडेंट्स कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ टॉक। सो टॉक क्या है? अब आपने देखा बेटा, एक दरवाज़ा है, उसका हैंडल लगा है, आप उसको पकड़ के ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, पूरा जोर लगा दिया, वो खुलता ही नहीं। फिर आपको कोई आके कहता भाई साहब ज़रा, हैं बहन जी ज़रा, और वो क्या करता है? ऐसे ही करता है, फटाफट जोर खुल जाता है, क्योंकि उसमें आप तो उस बॉडी के ऊपर उसी लाइन में फोर्स लगाए जा रहे थे। तो एक्चुअली क्या है, जैसे बेटा ये एक बॉडी है, अब अगर आप फोर्स अलोंग इट्स पोजीशन लगाओगे तो नो टॉक इज प्रोड्यूस्ड। टॉक इसमें तभी प्रोड्यूस होना है जब ये फोर्स उस पोजीशन के किसी ना किसी एंगल पे लगेगी। सो सबसे पहली बात हम इसीलिए कहते हैं कि टॉक इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ position vector and force. That means torque is R cross F. और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या बन गया? आर एफ साइन ऑफ थीटा, where theta is the angle between position vector and force. और डायरेक्शन टॉर्क की क्या आ जाएगी? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be perpendicular to the plane. कौन से प्लेन के? containing position vector r and force. कि मान लीजिए if r and f they lie in xy plane, कि body is present in xy plane and force is also acting in that xy plane, तो उस टाइम पर टॉर्क किस एक्सिस में एक्ट करेगी? टॉर्क विल एक्ट अलोंग z एक्सिस। कि जैसे ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बॉडी यहाँ पर यूं पड़ी है, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर r। किस में है? xy प्लेन में। अब इस पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया एट सम एंगल, तो फोर्स किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो उस केस में अब टॉर्क किस एक्सिस पे एक्ट करेगी? टॉर्क विल एक्ट अलोंग दिस जेड एक्सिस। सो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दिस टॉर्क इज नोन एज, टॉर्क को बेटा हम इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या लेते हैं कि इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि ये फोर्स में कौन सा इफेक्ट ला रहा है? टर्निंग इफेक्ट। आप ये देखो, ये पेन है, ठीक है, इस पेन के ढक्कन को मैंने खोलना है, मैं इसको ऐसे पकड़ के जोर लगाती हूँ बहुत। अब अगर ये ऐसे है, पूरा अभी बंद नहीं था, अब पूरा आपने इसको अच्छी तरह बंद कर दिया, अब आप ऐसे पकड़ोगे, ये नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि इसमें आप जो फोर्स लगा रहे हो अलोंग द एक्सिस लगा रहे हो, अलोंग द पोजीशन लगा रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से है, तो ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है, तो उससे ये यूं मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स हियर आई एम अप्लाइंग फोर्स नॉट इन द पोजीशन वेक्टर, बट आई एम अप्लाइंग इट एट एंगल। सो इसलिए इसको टॉर्क को क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क आपके पास किसके बराबर है? आर एफ साइन थीटा। तो अब ये देखो, दैट मीन्स कि जैसे ये आपके पास आर है और ये आपके पास है, आर की ये पोजीशन बनी ना बेटा, इधर जा रहा है, ये एफ है, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा।
तो इसलिए टॉर्क आपके पास आ गया RF साइन थीटा। और अब यहां से आप देखो कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल कम आउट टू बी 0, सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज 0। इसका यही मीनिंग है कि अगर इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर आर है, आप उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या आप उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यूं अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों केसेस में टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। आप अगर बॉडी के ऊपर बच्चे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, तो बॉडी के अंदर कौन सी मोशन आएगी? ट्रांसलेशनल मोशन। बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड, इट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन जब आप उसमें फोर्स किसी एंगल पे लगा देते हो, तो उससे वो टर्न करती, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि उसके अंदर कौन सी मोशन आएगी बेटा? रोटेशनल मोशन। तो प्लीज टॉर्क का इस तरीके से देखिए। एक्चुअली टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करती है, सेम इम्पैक्ट, सेम फिजिकल सिग्निफिकेंस इज ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। जब मैं कह रही हूँ टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका मीनिंग ही ये है कि टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होगी। अब जैसे आप आगे एक चीज और देखो, ये देखो बोल्ट है, ये बोल्ट है, नट बोल्ट, और इतने डिस्टेंस पे मैंने फोर्स यूं अप्लाई कर दी, ठीक हो क्या? तो अब इसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एंड हियर द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम बिकॉज एंगल बिटवीन R एंड F इज 90 डिग्री, ठीक हो गया? तो ये टॉर्क आपके पास RF आ गया। तो अब इस आपने इसकी वजह से अब क्या होगा? देयर विल बी द टर्निंग इफेक्ट, और R क्रॉस F मीन्स U। तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी, दैट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। इससे जो नट बोल्ट है वो खोलना है बेटे। बोल्ट को, अगर नट बोल्ट को खोलना है, तो तुम्हें उसके अंदर रोटेशनल मोशन लानी है। तो अब ये नट किधर को मूव करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपवर्ड, तो ये खुलेगा, समझे? अब यहां पर क्या किया मैंने? उसी तरीके से फोर्स तो इसमें भी परपेंडिकुलर ही लगाई, बट मैंने इस डायरेक्शन में लगा दी है। तो नाउ R क्रॉस F, तो ये यूं मूव करेगा। सो दैट मीन्स अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अब नट क्या होगा? नीचे को जा रहा है, दैट मीन्स नट बंद हो रहा है। आप रेंच लेते हो ना, रेंच इज यूज्ड टू ओपन और टू क्लोज द नट। तो बेटा आप उसमें ये नहीं है कि तुम कहो कि भाई ये R के आप यहीं पर फोर्स लगा देते। अरे अगर आप R को 0 ले लोगे, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड अगेन विल बी 0। और आप देखते हो कि जो रेंच है उसका कितना लंबा लंबा होता है, आर्म, लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म का मतलब है कि आपका जो रेंच का इधर से है, आपका हाथ यहाँ है, तो उतना ज्यादा ये आर आपके पास आएगा, टर्निंग इफेक्ट उतनी ज्यादा होगी। सो दैट मीन्स उस केस में यू कैन अप्लाई लेस फोर्स टू ओपन द बोल्ट। सो इसमें मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहली चीज क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। दूसरी चीज फिर ये बताई है कि नाउ इफ वी हैव टू ओपन द नट, that means we want torque should produce in the
anti-clockwise direction. For that, force should be acting like this, and to close the nut, that means torque is to be applied in clockwise direction, force should be acting like this. तो उल्टा हो गया ना. और दूसरी चीज अब हमने इसमें ये बताई है कि इफ R is 0, चाहे जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई करो, even then torque will be 0. So no torque is produced when force is acting at the axis, at the very point on the axis of a rotation. तो अभी तक आपने इसमें ये सीख लिया कि टॉर्क का फिजिकल मीनिंग क्या है. तो इसमें अब हमने ये सीखा कि अगर ये पेन है, इसमें मैं फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ इसकी डायरेक्शन में, तो ये पेन पूरे का पूरा मूव कर रहा है. अगर मैं इसमें फोर्स इस तरीके से इस एंड पे अप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. तो इस तरीके से इसके अंदर आएगी. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आ गया. यहाँ से मैंने आपको बताया कि अगर अलोंग F इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर, यानी कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. और दूसरी चीज़ बताई कि मैक्सिमम टॉर्क इज सेट अप व्हेन R and F are perpendicular to each other. अदरवाइज अगर उनके बीच में कोई भी एंगल है तो उसके अकॉर्डिंगली टॉर्क प्रोड्यूस होगी. अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि मैक्सिमम टॉर्क की जो बात हम करते हैं, हमने कहा कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. तो इसका एग्जाम्पल लीजिए कि जब आपने ये लिया ये कि दिस इज पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि फोर्स इज अप्लाइड एट फ्री एंड ऑफ द डोर. फोर्स कहाँ अप्लाई कर रही हैं, एट द free end of the door perpendicular to the plane. Then torque acting on the door is maximum and hence door is rotated easily about the hinge. Naturally इसमें जो आपका लगा होगा बेटे हैंडल, वो फ्री एंड की तरफ होगा, फिक्स पे तो होगा नहीं. तो इसमें हमने कहा कि फोर्स कहाँ अप्लाई की, एट फ्री एंड ऑफ द डोर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब कि जो डोर है, डोर आपका अगर इस तरीके से है तो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डोर इज मैक्सिमम एंड डोर इज रोटेटेड वेरी इजीली अबाउट द हिंजेस. और अब हम कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा 0 डिग्री है, देन टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज 0. इसका एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग in the direction of position vector, no turning effect takes place. और तीसरा मैंने क्या बताया था, no rotation is possible when line of action of force passes through the point of rotation, यानी कि when R is 0. तो ये इसमें हमने लिया. तो इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी बता सकती हूँ कि when force is applied on the door to pull it away from the hinges, no torque is acting on the door and hence door is not rotated. मैंने अब perpendicular नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे मैं पुल कर रही हूँ, तो when I am pulling, तो I am applying the force at an angle of 0 degree. ठीक होगी बात. अब उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए. हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. Now units of torque, torque is R into F. तो CGS सिस्टम में अगर आप लोगे तो फोर्स इज डाइन, डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, तो यूनिट विल बी डाइन सेंटीमीटर. इन SI सिस्टम force is Newton and distance R, position is meter,
तो न्यूटन मीटर विल बी द यूनिट इन SI सिस्टम। अब हम इसमें लेंगे कि जैसे हमने कहा कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हाउ यू कैन टेक टॉर्क in terms of the Cartesian coordinates. So we want to take torque in terms of Cartesian coordinates. इसमें बेटे कैसे लेना है ये देखो कि आपके पास R है पोजीशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट इन स्पेस क्या होंगे xi कैप, yj कैप, zk कैप। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपके पास जो बॉडी है वो प्लेन में पड़ी हो, स्पेस में भी हो सकती है। तो इसी तरीके से फोर्स के कोऑर्डिनेट्स आगे fx i कैप प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप। तो टॉर्क आपके पास क्या है r क्रॉस f। तो जब आपने पोजीशन वेक्टर लिया तो नेचुरली इट विल बी आई जे के। हम जब इसमें लेंगे डिटर्मिनेंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ये आ गया। जब आप इसमें लिखते हो तो आपके पास अब ये क्या आ जाएगा आई कैप। अब जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दिया तो ये वाई जेड एफ वाई एफ जेड, देन प्लस जे कैप। अब जिस रो में और कॉलम में उसको छोड़ दिया तो एक्स जेड एफ एक्स एफ जेड प्लस के कैप। अब इस रो और कॉलम में है वो छोड़ दिया तो एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई। ठीक हो गया। तो अब इधर टॉर्क है तो बेटे टॉर्क के भी 3 कोऑर्डिनेट होगी, तो इट इज टॉ एक्स आई कैप, टॉ वाई जे कैप, टॉ जेड के कैप। अब इधर इसका देखो तो इट विल बी वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई कैप प्लस, अब इसमें आपको पता है कि आपके पास उल्टा जाता है तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड इंटू जे कैप प्लस, अब फिर हमने सेम जाना है तो इट विल बी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू। और एक चीज़ और बताऊं कि इसमें आपने एक बार जो लिख लिया उसको बेटा आप अदरवाइज भी अपना एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। y के बाद z आएगा, z के बाद x आएगा, z के बाद x आएगा, x के बाद y आएगा। ठीक है ना, तो उसी से अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k ऑन बोथ साइड्स। सेम होंगे ना बेटा, तो इसका मतलब जब आप i कैप के लोगे तो टॉ एक्स इज वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, टॉ वाई इज जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड एंड टॉ जेड इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। और बेटा आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इससे ये क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स वाई जेड प्लेन में होंगे तो टॉर्क एक्स में एक्सिस पे आएगा। अगर आर और एफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स एक्स जेड प्लेन में है तो टॉर्क इज अलोंग वाई एक्सिस, और अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स एक्स वाई प्लेन में है देन टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस। और जब आप स्पेस में ले रहे हो तो दैट मीन्स कि टॉर्क के भी फिर तीनों ही कंपोनेंट आएंगे, लेकिन फिर आप उन तीनों कंपोनेंट को किस तरीके से पढ़ोगे। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इसमें वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब इसमें आपको क्या चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं,
सबसे पहला पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स जो बेटे आपने ध्यान से नोट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि टॉक इज ए एक्सियल वेक्टर। ये बेटा आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ जाएंगी। वो कह देगा कि टॉक इज ए पोलर वेक्टर, टॉक इज एन एक्सियल वेक्टर। बताओ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो टॉक इज एन एक्सियल वेक्टर। अब ये कह दिया, लेकिन क्यों? एज इट पॉइंट्स, इसलिए। क्यों एक्सियल वेक्टर कहते हैं? क्योंकि इट पॉइंट्स along axis of rotation। रजे कि आपको मैंने पहले कहा कि when force is, हमने इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है कि when force is acting at an angle to the position vector, then body starts rotating। किसके about axis of rotation। तो जो टॉक है दैट पॉइंट्स अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ना नंबर 2, टॉक क्या है? मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। बेटा मैं बार बार बता रही हूं कि अगर बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन आएगी। देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन, नो टॉक। टॉक कब होगी? जब आप किसी एंगल पे अप्लाई करोगे। तो ये जो मीनिंग है टॉक इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, इसका ये मतलब है कि जो फोर्स काम ट्रांसलेशनल मोशन में करती है वो ही काम टॉक जो है वो रोटेशनल मोशन में करेगी। इसका यही कि फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन। मैंने कहा जो काम फोर्स क्या करती है? लीनियर। फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन इन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन है। तो टॉक क्या करेगी बेटे? प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन रोटेशनल मोशन। सो ये मीनिंग है कि जो हम कह रहे हैं कि इट इज द एनालॉग की जो बात हम करते हैं। तीसरा, अब एक चीज़ है, अब अगर आप यूनिट्स की बात करो या डायमेंशंस की बात करो तो टॉक की सेम है जो फोर्स की हैं, वर्क की हैं, वेरी सॉरी। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। टॉक में भी आपने फोर्स इनटू डिस्टेंस लिया है, इसमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ torque and work is same, but their physical identity, or you can say physical meaning, of both are different, ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना। तो ये चीज़ हमने इसमें बताई है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अब टॉक जो है, अब इसमें हमने वेक्टर क्वांटिटी ले लिया तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव होगा? ऐसे ले लोगे कि टॉक इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन rotation takes place in anti-clockwise direction। So that means vice versa हो गया कि अगर clockwise होगी तो टॉक क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
तो ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। क्या बताया एक बेटा कि टॉर्क को हमने एक्सियल, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं, एक एक्सियल वेक्टर और एक पोलर वेक्टर। तो हमने ये कहना है कि टॉर्क जो है इट इज एन एक्सियल वेक्टर। क्यों है वो भी साथ में बता दिया कि बिकॉज इट इज पॉइंटिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरा हमने बता दिया कि जो काम फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में कर रही है वही काम टॉर्क रोटेशनल मोशन में करेगा। तीसरा हमने कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क और वर्क का सेम है, लेकिन उनका जो फिजिकल मीनिंग है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। चौथा हमने कहा कि टॉर्क को हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे कंसिडर करते हैं कि अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो इसका मतलब अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगी देन टॉर्क इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अब इसके बाद हम इसमें एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इसी तरह के रिलेटेड करते हैं, जिससे आपको और इसके बारे में जो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कही है क्लैरिटी होगी। नाउ दिस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इज show that torque on a door about the axis of rotation due to weight of the door is 0। भैया ये मतलब है कि किसी के दिमाग में ये आ गया कि भी बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई करो, डोर का वेट तो है, हाँ? तो उस वेट की वजह से क्या टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगी, तब फिर वो अपने आप ही खुलता रहेगा। तो हमने यही शो करना है कि भाई जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वेट की वजह से टॉर्क उस डायरेक्शन में नहीं है। कैसे देखो, हम इसमें सबसे पहले यूं ले लेते हैं। मान लो आपने ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स ले ली। अब आपका ये रहा डोर, तो आपका ये क्या है, डोर है, दरवाजा है, और वेट नेचुरली सीजी पे एक्ट करेगा, तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक हो गया। और अब इसमें ये है इंच, जो मतलब साइड जिसके अबाउट इसने रोटेट करना है। सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये पॉइंट हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। देखो जब भी बेटे आपने लेना है कि ये दरवाज़ा जो है उसका जो आपका साइड बंद है, दैट इज इसके अबाउट ही वो रोटेट करेगा ना। तो मैंने वो वाली ले ली साइड, और ये मैंने दरवाज़ा लिया, तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। अब वेट यहाँ पर, वेट का मतलब यहाँ पर फोर्स है, तो अब हमने क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसको हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। अब टॉर्क क्या बनेगा, टॉर्क विल बी आर क्रॉस है, सो दैट मीन्स इट इज आर क्रॉस एम जी। ठीक हो गया ना। अब आर और एम जी किस प्लेन में है, दे आर लाइंग इन वाई जेड प्लेन। आर एंड एम जी दे लाई इन वाई जेड प्लेन, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इट विल एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या कोई टॉर्क एक्ट कर रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नो, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इधर थी, टॉर्क यहाँ आई, दिस टॉर्क विल नॉट प्रोड्यूस एक्सलेरेशन उसकी में। ठीक है, तो यही तो शो करना था हमें। प्रॉब्लम क्या दी थी बेटा, शो दैट टॉर्क ऑन ए डोर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू वेट ऑफ डोर इज 0।
तो वो हमने कह दिया कि दिस टॉर्क इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड टॉर्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी 0। बड़ी सिंपल सी बात कि आर और एम जी जो हैं दे आर लाइंग इन YZ plane, then naturally the torque will be acting along x-axis, not along z-axis due to that. Clear? So अब मेरे को लगता है कि जितना ये सारी चीज़ें बताई हैं अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल्स देके, तो आप ध्यान से पढ़िए तो यू विल जस्ट गेट द आइडिया अबाउट द टॉक। अब इससे बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। So if there is any difficulty, then comment in comment box. Otherwise, like the video, tell to your fellow friends to consult the video, to subscribe the channel. Thank you.